तो भारत में बहुत सारे पर्व हैं। अभी इसी महीने हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, ईद मनाई, और आने वाले दिनों में दूसरे भी पर्व हैं, जैसे गणेश का पर्व है, गणेश चतुर्थी कहलाता है, और ओणम भी है जो केरल के भाई हैं हमारे। महीने के आखिरी में ओणम भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सब पर्वों से अधिक पावन ये पुण्य तिथि है जो हमारी स्वतंत्रता और आज़ादी को हमारे मन में और हृदय में इसका स्मरण करवाता है। क्योंकि जो भारत का आज़ादी पर्व है, मुझे लगता है ये एक राष्ट्रीय और सार्वजनिक पर्व है, और यही हमारे जीवन का आज आधार है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब हम स्वाधीन नहीं हैं, जब हम पराधीन हैं, तो हमारी प्रगति नहीं हो सकती। चाहे हमारी व्यक्तिगत प्रगति का सवाल हो, या राष्ट्रीय प्रगति का सवाल हो, या सामूहिक प्रगति का सवाल हो। इसीलिए मुझे लगता है ये स्वतंत्रता का पर्व है, वो सबसे पावन और पुण्य पर्व। इसीलिए शुरुआत में मैं हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और वरिष्ठ हमारे अध्येता जियों का मैं नमन करता हूँ, उनके आशीर्वाद मांगते हुए। मैं सबको मेरी तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमारे पूरे इंस्टीट्यूट के परिवारजनों को शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये मुझे लगता है 73वां हमारा स्वतंत्रता पर्व है, 72वां है, लेकिन 74वां दिन, लेकिन 73वां पर्व, क्योंकि एक साल बाद हम मनाते हैं। और हम अब 75वें पर्व की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। आज हमने हमारे प्रधानमंत्री जी का भी भाषण आप लोगों ने सुना होगा, तो वहाँ उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही। तो मैं सोचता हूँ हमारे यहाँ आत्मनिर्भर भारत को अगर हमें इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करना हो, तो हम कहेंगे कि हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि आज हमें उन सब लोगों को याद करना होगा जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा बलिदान दिया। आप सब जानते हैं कि दुनिया के इतिहास में ये एक अनोखा आंदोलन था। एक तरफ तो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी जान भी दे दी, हथेली पे डाल दी, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और दूसरी तरफ गांधी जी के नेतृत्व में हमने एक बहुत विशाल जन आंदोलन छेड़ा, जिससे भारत के अलग अलग विभिन्न सूत्रों को जोड़ा गया और एक राष्ट्रीय चेतना की जागृति हुई। तो ये बहुत ही अनोखा आंदोलन था, उसको आज हम स्मरण करें। और इससे बढ़िया क्या जगह हो सकती है। और आज हम सब इतना गर्व महसूस करते हैं और इतना धन्य अपने आप को महसूस करते हैं जब ये फॉर्मल वाइसरीगर लॉज पे तिरंगा लहरा रहा है, यहाँ भी ध्वजस्तंभ पे तिरंगा लहरा रहा है। तो हम इतना गर्व आज महसूस करते हैं, और हम सब के दिल में ईश्वर के प्रति इतनी ग्रैटिट्यूड, इतनी कृतज्ञता की भावना जागृत होती है। क्योंकि पता नहीं कितने सदियों की गुलामी के बाद देश को आज़ादी हासिल हुई, और ये स्वप्न था आज़ादी का, स्वतंत्रता का, जो हमने अपने हृदय में एक ज्वाला की तरह, एक दीप की तरह, बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इसको हमने उजागर रखा, और ये दीप हमने कभी नहीं बुझने दिया। तो इसीलिए आज हमें इतना अच्छा लगता है। यहाँ एक साम्राज्य चलता था, बहुत विशाल साम्राज्य, और यहीं पे वो लकीर खींची गई, ड्यूरंड लाइन, जहाँ भारत, उस ज़माने का अविभाजित भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री थी, जो सरहद थी, वो यहीं खींची गई। और फिर जो कहते हैं मैकमैन लाइन,
जो भारत और तिब्बत की सीमा थी, है ना, वो भी यहीं खींची गई। और आज उसी सीमा पे लद्दाख में और फोर फिंगर्स कहिए, पैंगोंग लेक कहिए, वहाँ फेस टू फेस हम चीन के साथ आज भी सरहद पे हमारा संघर्ष चल रहा है। वो डूरन लाइन पहले, फिर मैकमैन लाइन यहीं खींची गई। और सबसे रक्त उन्मत्त जो लकीर थी, दुर्भाग्यपूर्ण लकीर हम कहते हैं उसको, रैडक्लिफ लाइन भी यहीं इसी परिसर में उस पर काम किया गया। और अफसोसन भारत का विभाजन भी हुआ, वो भी दिन यहीं पे देखे गए हैं। और उसके बाद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, और शायद लोगों को ठीक से मालूम नहीं है, मगर पहले जो ट्रायल हुई थी वो रेड फोर्ट में हुई, लेकिन जब अपील हुई वो पीटर हॉफ में हुई। और इसीलिए ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, जिसको वाइसरीगल लॉज कहते थे। वो राष्ट्रपति निवास से जाना गया, और जैसे आप सब जानते हैं यही जगह है जो हमारे स्वतंत्रता के पूर्व के इतिहास को स्वतंत्रता के पश्चात की जो प्रगति है उसको जोड़ती है, ये जगह है वो। और इसलिए इस जगह की बहुत अहमियत है। और यहाँ से जब तिरंगा लहराता है तो हम सबको बहुत हर्ष और उल्लास होता है। और हम आशा करते हैं कि 75वें हमारे स्वतंत्रता दिवस की ओर हम जब बढ़ेंगे तब इसी जगह का भी योगदान होगा, क्योंकि हम टुवर्ड्स फ्रीडम इस थीम पर यहाँ प्रदर्शन कर पाएंगे, एक प्रदर्शनी कर पाएंगे, संग्रहालय इससे भी उत्तम हो सकेगा, ये हमारी आशा है। आज मुझे ये लग रहा है कि जब मैं 2 साल पहले इस संस्थान का मैंने जब पदभार संभाला, तब मेरे मन में 2-3 इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी, आप कह सकते हैं लक्ष्य थे। तो पहला लक्ष्य तो ये था कि इस इमारत जो इतनी ऐतिहासिक है उसका जीर्णोद्धारण हो, क्योंकि बहुत ही इसकी दशा बुरी है। आप सब जानते हैं किचन विंग की क्या दशा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ ही दिन पहले हमने इसका आरंभ किया, शुभारंभ किया, आप सब थे तब। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल यहाँ से हुई, और इसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ हमारे मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, कल्चर मिनिस्ट्री का, जो कि ASI भी, उनका भी हमें सहयोग मिला है, और ख़ास करके CPWD जो अर्बन मिनिस्ट्री के तहत है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत है। और इन तीनों मिनिस्ट्रियों के सहयोग और सौजन्य से हम ये काम शुरू कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो एक जो लक्ष्य था मेरे मन में, वो हम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और ये बिल्डिंग भी जब हेनरी अर्विन ने डिज़ाइन की थी, लॉर्ड डफरिन ने बनाई थी, तब भी PWD के द्वारा बनी गई, और आज भी CPWD और ASI की मदद से हम इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धारण करने की चेष्टा, उसका प्रयास करने जा रहे हैं। तो एक तो वो मेरी एक अभिलाषा थी, आप कह सकते हैं। दूसरा, मुझे ये लगा कि ये इतनी अच्छी संस्था है, इतना अच्छा संस्थान है, यहाँ उच्च कोटि का शोध कार्य होना चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य से हमारे दूसरे राष्ट्रपति जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो खुद एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े अध्यापक थे, स्पॉल्डिंग प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड में, कलकत्ता में भी पढ़ा चुके थे, और अद्वैत वेदांत के बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। तो उनको लगा कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए भारत में, जहाँ जैसे ऑल सोल्स कॉलेज है ऑक्सफोर्ड में, या प्रिंसटन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है, ऐसी एक जगह भारत में होनी चाहिए जहाँ पे लोग आए, बड़े बड़े स्कॉलर्स आए, विद्वान लोग आए, शोध कार्य हो, और यहाँ पे जो भारत का जो अनोखा योगदान है विश्व की सभ्यता में, और वो योगदान क्या है? एक आध्यात्मिक योगदान है, जिसमें हम कह सकते हैं कि भारत एक
भास्वत जो कहते हैं, भास्वत, भास्वती इति भारतः, हम ऐसी भी संज्ञा दे सकते हैं कि जो प्रकाशवान है, जो दिव्यवान है, वो भारत है। और उसीलिए हम कहते हैं भवानी भारती। तो इसका एक संदेश है पूरे दुनिया में, एक शांति का संदेश है, एकता का संदेश है, अद्वैत का संदेश है, स्वराज का संदेश है। तो ये संदेश यहाँ से भी दुनिया भर, जग भर में प्रसारित हो, ऐसी उनकी इच्छा थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस संस्थान की प्रतिष्ठा हम बढ़ाएं, अच्छे अच्छे अध्येता यहाँ आए, हर विचार के लोग यहाँ आए और उनको रहने के लिए अच्छी सुविधाएं दी जाए, अच्छा बढ़िया सा काम यहाँ से हो। तो जब मैं आया तब हमने देखा कि हमारी जो फैसिलिटीज़ थी, मुश्किल से 25 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 यहाँ अध्येता रह सकते थे। तो हमने सोचा कि इसको हम बढ़ाएंगे, कैपेसिटी बढ़ाएंगे और 50 अध्येता यहाँ रह पाएंगे। अनेक फेलोशिप्स का हमने प्रस्ताव दिया मिनिस्ट्री को, एक महात्मा गांधी फेलोशिप का प्रस्ताव दिया, 158 गांधी भी चल रहा है अभी, हम सब जानते हैं। तो वो प्रस्ताव कुछ हद तक स्वीकार भी हुआ और हमने एक सोचा कि राधा कृष्णन फेलोशिप हो, जहाँ जिन्होंने उच्च अध्ययन के क्षेत्र में योगदान दिया हो, जैसे पूर्व वाइस चांसलर हो, जिन्होंने कोई बहुत बढ़िया काम किया हो, उनको आने के लिए यहाँ मौका दिया जाए और उनसे हम सीखें और उनके अनुभवों के आधार पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे पूरे देश में अलग अलग संस्थाएं हैं, वहाँ लागू हो। तो वो भी हमने एक प्रस्ताव किया, वो भी कुछ स्वीकार हो चुका है। और फिर हमने सोचा कि सिर्फ हम जो एकेडमिक्स कहलाते हैं, सिर्फ उनकी क्यों सोचे। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जैसे रजिस्ट्रार्स हैं, सब रजिस्ट्रार्स हैं, कभी फाइनेंस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया हो। ऐसे भी लोगों को यहाँ बुलाया जाए ताकि उनसे भी हम सीखें। तो वो भी हमने प्रस्ताव दिया। और मेरी इच्छा थी कि ये एशिया की एक अच्छी लाइब्रेरियों में से गिना जाए, इंस्टीट्यूट की जो लाइब्रेरी है। और हमने एक डिजिटाइजेशन की मुहिम शुरू की और वहाँ भी हमने कुछ प्रगति की है, काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ डिजिटाइज की है। और मेरी ये इच्छा थी कि हिंदुस्तान में कोई भी किताब हो, अच्छी किताब सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ में, वो डिजिटल प्रारूप में, उसका फॉर्म डिजिटल स्वरूप में यहाँ उपलब्ध हो। तो उसके लिए जो खर्चा हो, जो करना हो, वो हमें करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो युग है वो डिजिटल युग है और हमारे यहाँ जगह भी कम पड़ रही है। 1.5 लाख से अधिक हमारे यहाँ ग्रंथ हैं, लेकिन उनके लिए जगह भी कम हो रही है। तो हमने सोचा इसको डिजिटाइज करें और वो भी हमने कुछ हद तक हम सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं उसमें। और मेरी तीसरी ये इच्छा थी, हमारे बंदर भाई भी आ रहे हैं, आइए, आपका भी स्वागत है, मिलके रहना है हमें सबको यहाँ। तो वो उसी बिंदु पे मैं आ रहा हूँ। मेरी ये इच्छा थी कि यहाँ के जो हमारे सहकर्मी हैं, कर्मचारी हैं, उनका भला हो। तो कई केसेस चल रही थी, उनको हमने निपटाने की कोशिश की। कई हमारे वर्कर्स थे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के, कुछ मेस के, कुछ आउटसोर्स, और परमानेंट एम्प्लॉयज़ को लेके भी कई समस्याएं थी। कई स्थान रिक्त थे लेकिन भरे नहीं जा सकते थे क्योंकि उन पे कोर्ट की स्टे थी। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं हम सब मिल के आपस में बातचीत के ज़रिए ये सब समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करें। तो उसमें भी हमने कुछ कदम उठाए हैं। कहाँ तक सफलता मिलती है कह नहीं सकते, लेकिन हम सब मिल के काम करेंगे तो मेरी आशा है कि हम वहाँ भी कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आज़ादी हमने हासिल तो कर ली और कई लोगों की बलिदान की वजह से हमने आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन आज़ादी को कायम करना, कायम रखना, उसको बचाना, उसका संरक्षण करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें एक अनुशासन, एक लगन, एक स्वार्थ से परमार्थ की ओर जाने का भी हमारे मन में एक, उसके लिए भी एक ललक होनी चाहिए। और हमने ये पाया, मैंने कई संस्थाओं में काम भी किया है, हिंदुस्तान में, विदेश में,
और मैंने ये पाया कि भारत में हम क्या करते हैं कि हम जिस लक्ष्य के लिए कोई भी संस्था बनी हो, जैसे ये संस्था अध्ययन के लिए बनी है ना, तो उस लक्ष्य को कई बार हम भूल के, नज़रअंदाज करके उसको हम एक राजनीति में फंस जाते हैं। आप समझ रहे हैं? सियासतबाजी, उठते ही ये करो वो करो, और राजनीति वो राजनीति नहीं है कौटिल्य वाली जिस पर हमारे अध्येता यहाँ पे शोध कार्य कर रहे हैं। राजनीति का अर्थ क्या है कि नियम के विरुद्ध किसी चीज को हासिल करो, उसको राजनीति कहते हैं। मैनेज करो, नहीं हो सकता, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैनेज करो। या कोई चीज नियम को लांघ के प्राप्ति हो तो उसको पकड़े रहो, किसी भी हालत में उसको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपसी झगड़े, पारिवारिक युद्ध, गृह युद्ध जो कहते हैं, हर संस्थान में वो है। मैं जेएनयू से आता हूँ, मैंने आंखों देखा है बहुत अच्छे संस्थान, बीएचयू में आप देखिए, डीयू में देखिए, कोई काम में लग गया तो एकदम से वो राजनीति से ग्रस्त हो जाएगा। मुझे गांधी जी की बात याद आती है। उन्होंने कहा शुरुआत में अपनी ज़िंदगी के, पब्लिक लाइफ के, सार्वजनिक ज़िंदगी के आरंभ में, उन्होंने कहा मुझे तो पॉलिटिक्स कहिए, राजनीति में ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन मैंने पाया कि हम लोगों को, भारतीयों को, जैसे एक अजगर होता है ना, बड़ा सांप, तो पाइथन की तरह हमको राजनीति ने ग्रस्त कर लिया है। उससे कोई मुक्ति नहीं है, उससे कोई निजात ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा मुझे विवश होकर इसमें कूदना पड़ा। तो हमने शुरुआत में आत्मनिर्भरता की बात की, तो मैं सोचता हूँ आत्मविश्वास की भी बात होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होनी चाहिए। तो मैंने ये महसूस किया कि ये एक कला कहिए, हुनर कहिए, इसमें मैं माहिर नहीं था। तो मुझे यहाँ 2 साल रह के बहुत बड़ी सीख मिली है कि ये भी हमें सीखना पड़ेगा कि ये कैसे मैनेज करते हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाना है, वो भी सीखना पड़ेगा। लेकिन सबसे मुझे अच्छा जो लगा कि मुझे यहाँ आकर के कुछ सेवा करने का अवसर मिला। मुझे लगता है कि नेतृत्व का पहला और आखिरी कह सकते हैं लक्ष्य सिर्फ सेवा का होता है। आप किसी का भला कर सके तो ही आप नेतृत्व के लायक हैं, है ना। आपको कोई पद मिला है तो आप किसी को दबाने लगे, है ना, और या किसी का नुकसान करने में आपने अपनी ऊर्जा लगा दी, तो उससे क्या मिलेगा, कौन आपको याद करेगा, है ना। बल्कि ज़्यादा घृणा, द्वेष, इसीलिए हम कहते हैं माँ विद्विषावहै। जब हम कहते हैं ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु, हम क्यों कहते हैं कि साथ मिलके कुछ करें, है ना, कुछ अच्छा काम करें, है ना, वीरता की ओर बढ़े, है ना, अध्ययन साथ करें, और इसी तरह हमारी प्रगति हो सकती है। ना कि आपसी झगड़ों में हम उलझ जाएं और किसी का भला नहीं होगा, उससे हमारा भी नुकसान होगा और दूसरों का भी नुकसान होगा। हमारा जो संस्थान है, उच्च अध्ययन संस्थान, आप सब जानते हैं, ये अब 2 संकटों से गुजर रहा है ना। एक तो कोरोना का संकट है, हम सब जानते हैं, और उससे भी निपटने की हमने कोशिश की है। जैसे आप जानते हैं, हम आम तौर पे ये स्वतंत्रता का जो पर्व है, तब हम एक वेलनेस वीक मनाते हैं, स्वास्थ्य पखवाड़ा। आर्यमो जी हैं, पिछले साल हमने कई कार्यक्रम किए थे। मैं सोचता हूँ आप भी एक कार्यक्रम कीजिए, कोरोना मेडिकल मेडिकल दृष्टि से कोरोना की जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स क्या है, आगे हमें क्या करना चाहिए कोरोना के लिए, इसके बारे में भी एक आप लेक्चर कर सकते हैं इसी पर्व में, मुझे लगता है। और लोग पढ़ तो रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है एक तरफ से, दूसरी तरफ से हमारी कैपेसिटी उससे जूझने की भी बढ़ रही है। रशिया में वैक्सीन भी हो गया है, हमें सब मालूम है। लेकिन एक संकट, उस संकट से हम गुजर रहे हैं। दूसरा, एक संस्थान भी एक संकट से गुजर रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि उस संकट से हमें अगर बाहर निकलना हो
तो सब मिलजुल के आपसी बातचीत से, है ना, शांतिपूर्वक, प्रेम से, सद्भावना से, वैसे ही उसका इलाज निकल पाएगा। मुझे तो यही लगता है। तो इसीलिए आज मुझे ये लग रहा है कि हम लोग एक प्रतिज्ञा लें कि संस्थान के लिए काम करेंगे, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, है ना, और मिलजुल के भी काम करेंगे, और एक दूसरे की जो अच्छाइयाँ हैं उसको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जो संस्थान का संकट चल रहा है उसी को लेके मेरी अनेक लोगों से चर्चा होती है। तो एक बड़े महान व्यक्ति थे, तो उन्होंने उनकी सलाह ली, तो उन्होंने कहा, देखो मकरंद, तुम्हें तो पता ही है कि ये कलयुग का दौर है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम एकेडमिक बहुत चिंता मतलब मन से करते हैं, हृदय या आत्मा से कम करते हैं, हमारा मेंटल प्रोसेस चलता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। लेकिन यही तो भारत की खूबी है कि जो आत्मा की शक्ति, हृदय की शक्ति, उसी को मन की शक्ति, और फिर अंतिम चरण में तो बाहु शक्ति भी चाहिए, सबको मिला के भारत शक्ति बनती है कि नहीं। आत्मबल, बाहुबल और बुद्धिबल, है ना, जैसे तुलसी कहते हैं, उसी से भारत शक्ति बनेगी। खैर, तो उन्होंने कहा, देखो मकरंद, तुम जानते ही हो कि ये कलयुग का दौर है। मैंने कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा, कलयुग में क्या होता है कि हमारी जो बुरी प्रवृत्तियां हैं उसको इजाफा मिलता है, उसको बढ़ावा मिलता है। तो आप कुछ बुरा सोच रहे हैं ना, आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी उसके लिए। लेकिन उन्होंने कहा, सबर 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 करो, श्रद्धा रखो, सबर करो, क्योंकि कलयुग में क्या होता है, बुरी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन तो मिलेगा, लेकिन अंततः गत्वा वो विनाशकारी होंगे। तो उन्होंने कहा, जैसे क्रिकेट मेटाफोर है, उन्होंने कहा, बैट स्ट्रेट, बैट स्ट्रेट, टेढ़ी बैट मत घुमाओ इधर उधर, ठीक से चलो, श्रद्धा रखो, सबर से काम लो, और अच्छा ही होगा। तो इन शब्दों से मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और सबको इस पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। और मैं चाहूँगा कि ये पूरे IIS का जो परिवार हो वो साथ साथ चले, एकजुट होके चले, एकात्म का यहाँ से संदेश हो, और हर्ष और उल्लास से हम इस पर्व को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।